एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे युग पुरुष की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि सच कहें तो वो एक बेहतरीन रणनीतिकार और पूरे मराठा साम्राज्य के आर्किटेक्ट थे। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। सोचिए, एक ऐसा नायक जिसने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की और अपने सामने मौजूद तमाम भारी चुनौतियों और उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को मात देते हुए अपना एक विशाल और मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। है ना कमाल की बात। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे पहली बात प्रेरणा और हिंदवी स्वराज्य से, फिर दूसरी प्रमुख सैन्य विजय, तीसरी आगरा से उनका ऐतिहासिक पलायन, चौथी छत्रपति का राज्याभिषेक, पांचवी प्रशासन और युद्ध नीतियां, और आखिर में छठी बात उनके महान विचार और विरासत। तो सबसे अहम सवाल ये है कि इस महान सफर की शुरुआत आखिर हुई कहां से। खंड 1, प्रेरणा और हिंदवी स्वराज्य। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक बेहद शक्तिशाली सेनापति थे और यहीं से इस भावी साम्राज्य की नींव पड़नी शुरू हुई थी। अब हिंदवी स्वराज्य के इस कोर आइडिया को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई साधारण शब्द नहीं था, ये उनके पूरे जीवन का अल्टीमेट गोल था। इसका सीधा सा मतलब था मुगलों और बीजापुर के सुल्तानों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपना खुद का एक स्वतंत्र और संप्रभु शासन बनाना। बस यही वो मूल दर्शन था जिसके इर्द गिर्द उनके इस पूरे साम्राज्य का ताना बाना बुना गया। किसी भी महान लीडर के पीछे एक मजबूत नींव होती है और शिवाजी महाराज के चरित्र को गढ़ने वाले दो मुख्य पिलर्स थे। एक तरफ थी उनकी माता जीजाबाई, जिन्होंने उन्हें रामायण, महाभारत और राष्ट्र प्रेम की कहानियां सुनाकर उनका एक अटूट नैतिक आधार यानी मॉरल कंपास तैयार किया। और दूसरी तरफ थे उनके गुरु दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें तलवारबाजी, युद्ध कौशल और प्रशासन की एकदम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। इन्हीं दोनों के लाजवाब बैलेंस से एक ऐसा विजनरी लीडर तैयार हुआ जो नैतिकता और रणकौशल दोनों में माहिर था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, केवल 15 से 16 साल की उम्र। जी हाँ, महज इतनी सी उम्र में ही शिवाजी महाराज ने किलों को जीतना शुरू कर दिया था। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक मिलिट्री प्रोडिजी की तरह इस युवा ने मावल क्षेत्र के आम युवाओं को जोड़ा, उन्हें इंस्पायर किया और अपनी खुद की एक आजाद सेना खड़ी कर दी। यहीं से कहानी में एकदम से रफ्तार आती है। खंड 2, प्रमुख सैन्य विजय। ये इतिहास के सबसे रोमांचक और तेज तरार अध्यायों में से एक है। ये बिल्कुल डेविड और गोलियत की कहानी जैसा था, जहां एक छोटी सी सेना ने अपनी शानदार रणनीति और अदम्य साहस के दम पर विशाल और ताकतवर साम्राज्यों के छक्के छोड़ा दिए। इन घटनाओं की टाइमलाइन अगर हम देखें तो वो सच में हैरान करने वाली है। 1646 में तोरणा किले की जीत के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर 1659 में शक्तिशाली अफजल खां का वध। इसके बाद 1663 में लाल महल में शाइस्ता खां पर वो मशहूर रात का हमला और 1664 में सूरत की लूट। आपको बता दें कि सूरत पर वो हमला कोई आम लूट नहीं थी, बल्कि वो मुगलों की इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए उठाया गया एक बहुत ही कैलकुलेटेड कदम था। अब इन जीतों के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उनका तरीका कितना एडवांस्ड और अनोखा था। प्रतापगढ़ में उस विशाल और धोखेबाज अफजल खान को मात देने के लिए बाघ नख यानी टाइगर क्लॉज का जो चतुराई भरा इस्तेमाल किया गया वो माइंड ब्लोइंग है। और शाइस्ता खां पर वो रात का हमला, उसे तो आज के जमाने की एक परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सकता है, जहां मुट्ठी भर तेज तरार सैनिकों ने एक बहुत बड़े शाही खतरे को चकमा दे दिया था। रोमांच का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, आगरा से ऐतिहासिक पलायन। पुरंदर की संधि के बाद 1666 में जो कुछ भी हुआ वो किसी बेहतरीन हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस ऐतिहासिक पलायन के कदम दर कदम वाक़ये को समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, आगरा के दरबार में उचित सम्मान न मिलने पर सीधे औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर उसका कड़ा विरोध करना। स्टेप 2, जिसके नतीजे में उन्हें कड़ी नजरबंदी में डाल दिया गया। फिर आता है असली मास्टर स्ट्रोक। स्टेप 3, गंभीर बीमारी का नाटक करना और दान के नाम पर मिठाइयां मंगवाना। और आखिर में स्टेप 4, मिठाइयों और फलों के उन्हीं बड़े बड़े टोकरों में छिपकर अपने बेटे संभाजी के साथ वहां से निकल जाना। सोचिए, मुगल साम्राज्य के सबसे सुरक्षित गढ़ से इस तरह निकल भागना, इसके लिए क्या गजब की रणनीतिक प्रतिभा चाहिए होगी। सस्पेंस से भरे इस एपिसोड के बाद आइए देखते हैं चौथा और सबसे राजसी खंड, छत्रपति का राज्याभिषेक। अब हम युद्ध और एक्शन से निकलकर एक बेहद ही ग्रैंड मोमेंट में एंटर कर रहे हैं। वो पल जब मराठा साम्राज्य की विधिवत और औपचारिक रूप से नींव रखी गई। 6 जून 1674, ये वो ऐतिहासिक दिन था जो हमेशा के लिए अमर हो गया। रायगढ़ के उस भव्य किले में विद्वान पंडित गागा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया और इसी दिन उन्होंने छत्रपति, जिसका मतलब है राजाओं के राजा, उसकी सर्वोच्च उपाधि धारण की। ये महज कोई सेरेमनी नहीं थी, ये उस हिंदवी स्वराज्य के सपने का पूरा होना था जो एक 15 साल के लड़के ने कभी देखा था। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। यह है हमारा 5वां खंड, प्रशासन और युद्ध नीतियां। देखिए, तलवार के दम पर साम्राज्य जीत लेना एक बात है, लेकिन उसे सालों तक कुशलता से चलाना बिल्कुल अलग बात है। आइए समझते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया।
उनकी सैन्य सफलताओं का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन था गनीमिकावा, यानी छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर। क्योंकि उनकी सेना मुगलों के मुकाबले छोटी थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ियों और घने जंगलों के भूगोल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। दुश्मन पर एकदम से सरप्राइज अटैक करना और उनके पलटवार करने से पहले ही जंगलों में गायब हो जाना। इस रणनीति ने साबित कर दिया कि फुर्तीले और अपने इलाके को समझने वाले सैनिक किसी भी भारी भरकम और सुस्त सेना को घुटनों पर ला सकते हैं। और उनकी ये दूरदर्शिता सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं थी। उन्हें भारतीय नौसेना का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत पहले ही ये भांप लिया था कि असली खतरा समंदर के रास्ते अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्दियों से भी आ सकता है। इसलिए उन्होंने एक बेहद मजबूत और मॉडर्न नौसेना बनाई और कोंकण तट की रक्षा के लिए सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे ऐसे समुद्री किले बनवाए जिन्हें भेद पाना नामुमकिन था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रशासन को स्मूथली चलाने के लिए अष्टप्रधान बनाया गया। ये 8 मंत्रियों की एक बेहद कुशल परिषद थी। इसे आप आज के समय की आधुनिक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की तरह देख सकते हैं, जिसमें सबसे अहम पद होता था पेशवा यानी प्रधानमंत्री का। ये प्रशासनिक ढांचा इतना सॉलिड था कि इसने सैन्य अभियानों के साथ साथ आम जनता के लिए भी गजब की नागरिक स्थिरता और न्याय व्यवस्था बनाए रखी। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हैं, खंड 6, महान विचार और विरासत। ये हिस्सा हमें बताता है कि ये साम्राज्य सिर्फ ताकत या जंग के भरोसे नहीं चला था, बल्कि 17वीं सदी के हिसाब से वो कितने ज्यादा प्रोग्रेसिव और एथिकल विचारों वाले इंसान थे। ये शायद सबसे अहम बात है जो उनकी नीयत को दर्शाती है। एक तरफ महिलाओं के लिए उनका असीम सम्मान था। अगर जंग में दुश्मन की महिलाएं जैसे कल्याण के सूबेदार की बहू पकड़ी भी जाती थीं, तो उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ वापस भेजा जाता था। और दूसरी तरफ उनकी गहरी धार्मिक सहिष्णुता यानी सेक्युलरिज्म। इब्राहिम खान और दौलत खान जैसे मुस्लिम कमांडर उनकी सेना में ऊंचे पदों पर थे और युद्ध के दौरान पवित्र कुरान का हमेशा पूरा सम्मान किया जाता था। उनका स्वराज्य सच में इंसानियत की नींव पर बना था। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन जरूर हो गया, लेकिन वो मुगलों के खिलाफ आज़ादी की एक ऐसी आग लगा चुके थे जो आने वाली कई पीढ़ियों तक जलती रही और जिसने अंततः मुगल साम्राज्य की नींव ही हिला दी। आज भी वो देशभक्ति, बेखौफ साहस और बेहतरीन मैनेजमेंट के अल्टीमेट रोल मॉडल माने जाते हैं। तो आखिर में जाते जाते हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। शिवाजी महाराज की निडर सैन्य रणनीति, उनके एथिकल शासन और उनकी गहरी सहिष्णुता का ये जो शानदार ब्लेंड था, क्या ये आज की इस मॉडर्न दुनिया में लीडरशिप का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट नहीं बन सकता? इतिहास से सीखे गए ये मैनेजमेंट और लीडरशिप के लेसन्स आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।